नर्मदे हर दीदी। आज हम ओंकारेश्वर गजानन आश्रम में हैं और आपका परिचय, दीदी का परिचय तो यूँ नाम से आप सभी जानते हैं दीदी को। दीदी सीमा वीरेंद्र चौधरी जबलपुर से दीदी हैं और नर्मदा तट और नर्मदा सेवा जो अन्य क्षेत्र चलते हैं और नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्त, मैंने भी नर्मदा परिक्रमा की थी जब से दीदी से जुड़ा हूँ। और जो दीदी से एक बार जुड़ जाता है नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर 24 घंटे आप कभी भी किसी भी समय किसी भी चर्चा के लिए, तट पर किसी समस्या के लिए दीदी से बात कर सकते हैं और उसका समाधान दीदी करती हैं। या नर्मदा तट पर माँ के भरोसे हम चलते हैं, हमें कोई परेशानी आती नहीं है। पर हमने देखा है, मैंने खुद ने अनुभव किया, मैं परिक्रमा के बाद जब दीदी से जुड़ा, नर्मदा परिक्रमा के बारे में, नर्मदा परिक्रमा से जुड़े हर विषय पर दीदी से मैंने चर्चा की। अभी नर्मदा तट पर जब ओंकारेश्वर डैम से पानी छोड़ा गया था, बहुत से आश्रम डूब से प्रभावित हुए थे और उन आश्रमों को, जो आश्रम नर्मदा परिक्रमावासी की सेवा करते हैं, उन आश्रमों को अब किसी की ज़रूरत थी। ऐसे समय में जो आश्रम हमने दीदी को बताए थे जो बाढ़ से प्रभावित हुए थे, उस आश्रम पर भी दीदी ने जो सेवा की, सेवा तो माँ की प्रेरणा से हुई पर एक माध्यम बनी सीमा दीदी। तो दीदी, आप उस बाढ़ प्रभावित आश्रमों में सेवा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, जो नर्मदा परिक्रमा चल रही है, परिक्रमा में परिक्रमावासी को किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसलिए नर्मदा प्रदर्शिका, आपको कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, ये माँ नर्मदा परिक्रमा पथ मार्गदर्शिका दीदी ने स्वयं ने किस स्थिति में कैसे ये सारे आंकड़े कलेक्ट किए, इसके बारे में आज दीदी से हम चर्चा करेंगे। दीदी, यूँ तो सभी नर्मदा परिक्रमा करते हैं और करने के बाद यथावत अपने कार्य से जुड़ जाते हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस दौड़ भाग वाले जीवन में आपको यह कैसे विचार आया कि हमें नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उन्हें यात्रा में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। असली में रवि, जबलपुर के पास में मेरा नक्षत्र चलता है सहजपुर में। हमेशा परिक्रमावासी मेरे पास आते थे और मेरी उनसे जब चर्चा होती थी सब चीज़ों को लेके, तो सबसे ज़्यादा वो अगर परेशान रहते थे तो रास्तों को लेके, क्योंकि जो मार्गदर्शिका थी वो अपडेट नहीं हो पा रही थी, वो वही की वही पुरानी मार्गदर्शिका लेके चल रहे थे और उससे वो कई बार परेशान हो जाते थे कि ये रास्ता बराबर नहीं था, या ऐसा नहीं था, ये नहीं था। तो मैं हमेशा उनकी बातों को सुनती रहती थी और उनसे डिस्कस भी करती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि मार्गदर्शिका बनाना कितना कठिन काम है, जिसने भी बनाई है, और अभी इसको कौन कैसे अपडेट करेगा। 1-2 साल तो ऐसे ही निकल गए सोचने में, और मैं देखती रही, समस्या को समझती रही। फिर एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे मैं ही एक बार कोशिश करके देखूं। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं काफ़ी लोगों से जुड़ी हुई हूँ नर्मदा खंड में, अन्य क्षेत्र के कारण मैंने सोचा सबसे मदद ली जाए। मैंने कुछ लोगों से मदद ली, कुछ लोगों से धीरे धीरे वो सिलसिला ऐसा जुड़ता गया कि मैंने एक क्षेत्र के बारे में एक से बात की, उन्होंने मुझे 4 गांव छोड़ के दूसरे के बारे में उन्होंने मुझे बताया। धीरे धीरे 6 महीने की मेहनत में ये मार्गदर्शिका बन के तैयार हो गई। इसमें किलोमीटर मुझे लोगों ने अंदाज से बताए थे। अभी आप गांव के लोगों की किलोमीटर तो जानते हैं, अब उनको पूछा है कितनी दूर है तो वो बोलेंगे दीदी ये तो रहा, इधर ही तो है। उसमें किलोमीटर में थोड़ी मेरी गलतियां थी, बाकी जो मार्ग था वो मेरा 100% सही था। लेकिन इस बार की जो पुस्तक है उसमें 90% मैं आपको बोल सकती हूँ कि किलोमीटर एकदम सही है, और आश्रम तो है ही, और इस बार और नए आश्रम जुड़े हैं। तो इस बार की पुस्तिका, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा अपडेट है इस समय नर्मदा खंड में, इससे अपडेट पुस्तक आपको कोई नहीं मिलेगी, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ। दीदी, पुस्तक का आपने बताया कि कोरियर के माध्यम से पुस्तक नर्मदा भक्त आपसे मंगवा रहे हैं जी। और ओंकारेश्वर में भी यह पुस्तक आज से
जी, गजानन राम राम इंडिया के जो हैं प्रशांत, वो उनके पास ओमकारेश्वर में ये पुस्तकें हैं, जिनको भी चाहिए वो यहाँ पर मिल रही हैं और मिलती रहेंगी उनके पास में। और आपको मुझे भी अगर आप फ़ोन करेंगे तो मैं भी आपको भेजूँगी। दीदी, आपके अन्य क्षेत्र के बारे में भी आप बताइए। आपका अन्य क्षेत्र भी, मुझे जहाँ तक पता है आप मुंबई से आकर जबलपुर में अन्य क्षेत्र चलाते हैं, और वो कब से संचालित? जी, असली अन्न क्षेत्र की परंपरा मेरे नाना जी के समय से, यानी मेरे ख्याल से शायद मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ जो इस परंपरा को आगे चला रही हूँ। मेरे नाना जी के यहाँ से सदाव्रत की परंपरा थी। पहले तो परिक्रमावासी बना बनाया भोजन नहीं करते थे, उन्हें हमें कच्चा सीधा देना होता था। तो उस समय से ये परंपरा हमारे घर से चली आ रही है, और उस परंपरा को अब कच्चा भोजन की इतनी वो रही नहीं। और ये जबलपुर के पास सहजपुर करके गांव है, मैं वहाँ पे हर साल मार्ग के ऊपर, सड़क मार्ग के ऊपर, देखिए तट मार्ग पे आश्रम है, लेकिन सड़क मार्ग पे उस क्षेत्र में 18 से 19 किलोमीटर तक कोई भी जगह विश्राम, भोजन, दवाई की सुविधा नहीं है। तो इसलिए मैंने वह क्षेत्र चुन के, और वो जबलपुर से मुझे पास भी है, 20 किलोमीटर की दूरी पे ही है, तो मैंने वो अन्न क्षेत्र वहाँ इसलिए चलाती हूँ, और 20 दिन का ही चलाती हूँ। उसमें 90% पैदल चलने वाला परिक्रमावासी मेरे पास से निकल जाता है। तो उनको जो दवाई, जूते मोजे या टोपी, जो भी ठंडी के लिए जो भी सामान है उन्हें लगता है, वो अपने पास में उनको मिल जाता है। तो क्योंकि उन्हें अब आगे और बहुत ज़्यादा ठंडी में जाना होता है, अमरकंटक पहुंचना होता है, तो माई की कृपा से अपने अन्न क्षेत्र में ये सब चीज़ों का इंतजाम रहता है। जी, दवाई गोली भी वहाँ दी जाती है जी, उनका भी मैंने उपयोग किया था। और दूसरी बात दीदी, आप मंडला परिक्रमा मार्ग पर बहुत जोर दे रहे हैं। जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, मंडला मार्ग हमारा प्राचीनतम मार्ग, जो परिक्रमा का मार्ग, अगर आप उसके बारे में, अगर जितनी पुरानी हमारी पुस्तकें अगर आप उसमें पढ़ेंगे, तो मंडला से ही परिक्रमा की जाती थी। वो तो अभी थोड़े समय से सब नए नए मार्ग बन गए हैं, और इसके कारण लोगों ने शॉर्टकट ढूंढ लिया है। और मंडला मार्ग देखिए, थोड़ा सा उसको मैं कठिन नहीं बोलूँगी। अगर आपने शूलपानी से अगर आप निकले हैं तो मंडला मार्ग कोई कठिन मार्ग नहीं लगेगा आपको। और जो मैया का जो बाल स्वरूप के जो आपको दर्शन है, वो आपको उसी क्षेत्र में मिलेगा। और सबसे सुंदर क्षेत्र है, आप परिक्रमा में जाइए वहाँ से, और वहाँ से फिर आप मुझे फ़ोन करके बोलिएगा कि आपको वह क्षेत्र कैसा लगा। क्योंकि जो भी परिक्रमा पे वहाँ से जा रहा है, वह यही बोलते हैं कि यह मार्ग सबसे सुंदर मार्ग है। जी, और बहुत से लोगों को हमने ग्रुप पे देखा भी है, और वो बताते भी है कि मंडला परिक्रमा मार्ग पर हम पहले नहीं आते थे, पर सीमा दीदी ने जब से इस मार्ग और इन अन्य क्षेत्र आश्रमों की जानकारी दी है, तब से हर परिक्रमावासी मंडला के तट पर पहुंच रहा है, और वहाँ के छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालता है कि आप भी मंडला मार्ग पर आइए, यहाँ माई का सुंदर दर्शन है। जी हाँ, देखिए, मंडला मार्ग में अन्न क्षेत्र है, आश्रम भी है, लेकिन लोगों के पास उनकी जानकारी पहुंच नहीं रही थी। तो अपनी पुस्तक के माध्यम से लोगों के पास जानकारी पहुंच गई, तो अब लोगों के मन में डर नहीं है। नहीं तो लोग डरते थे कि अरे वो जंगल एरिया है, वहाँ पे कोई हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा। तो मैंने उन्हें वही बोला कि जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो मैया के भरोसे चलिए। माई हर जगह आपके भोजन का, आपके रहने का इंतजाम करती हैं। तो मंडला क्षेत्र में भी क्यों नहीं करेंगी? वहाँ पे वो लोग बोलते हैं अरे दीदी वो थोड़ा सा आदिवासी क्षेत्र, क्या हमारा शूलपानी नहीं है? सभी जगह है, तो क्या आदिवासी लोग ही आपकी इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं वहाँ पे? तो मंडला मार्ग को छोड़िए मत, जाइए वहाँ पे। अभी धीरे धीरे काफ़ी आपके लिए वहाँ पे आश्रमों की चेन तैयार है, आपको लिखा हुआ है। थोड़ी सी सुविधा इधर आपको, शूलपानी में भी आपको कौन सी बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं मिलती, वैसी सुविधाएं आपको वहाँ पर भी है। लेकिन वो मार्ग बहुत सुंदर है, माई के दर्शन वहाँ पे बहुत सुंदर है। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको मैया से साक्षात्कार करना है, उनका सानिध्य चाहिए, तो मंडला क्षेत्र में ही मैया आपको साक्षात दर्शन देंगी आपको। हाँ, मंडला का प्रश्न मैंने इसलिए किया दीदी, क्योंकि आपने मुझे पहले भी एक बार कहा था कि रवि जी आप मंडला जाइए और अपने YouTube चैनल पर मंडला का प्रचार प्रसार कीजिए, पर
आपके कहे अनुसार मुझे छुट्टियां नहीं मिली तो मैं मंडला नहीं पहुंच पाया, पर आपके मैसेज किसी ना किसी माध्यम से कि आप मंडला परिक्रमा मार्ग पे जाइए, इसको मैं चलाता रहता हूं। और आज भी नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुनः सभी भक्तों तक यह बात और आपका यह संदेश पहुंचाऊंगा कि आप नर्मदा तट पर मंडला से ज़रूर परिक्रमा करें, वहाँ का आनंद और अनुभूति। और एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, जो भी ये देख रहे हैं सभी लोग, अगर आप परिक्रमा कर चुके, आपने मंडला मार्ग से परिक्रमा नहीं की है, तो आप एक बार सिर्फ जबलपुर से अमरकंटक तक की पैदल परिक्रमा कर लीजिए। आपको वह जो छूट गया है वह भी आप देख लेंगे और आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर क्षेत्र है ये। आपको इसके लिए पूरी परिक्रमा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जबलपुर जाइए, वहाँ से अपनी परिक्रमा प्रारंभ कीजिए। अमरकंटक तक आपको 20 दिन लगेंगे, तो 20-22 दिन में आप पहुँच जाएंगे। तो वह क्षेत्र भी आप देख लेंगे और आपकी परिक्रमा में भी आपको लगेगा कि हाँ, आपने मैया जी के दर्शन कर लिए। आप मंडला परिक्रमा मार्ग के लिए एक प्रयास उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा भी आपने प्रारंभ की है दीदी। जी हाँ, ये 2-3 साल पहले हम मंडला के जो रामकिशोर भैया जी हैं, और वो हम 2-3 लोगों ने इसके ऊपर चर्चा करी थी और मंडला की उत्तर वाहिनी प्रारंभ करवाई थी। अभी 2-3 साल से, अब पिछले साल तो मंडला के लोकल लोगों ने ही इतना सुंदर उसका रिस्पांस दिया कि अब इस पे विश्वास हो गया कि अब हर साल इस तरह से अनवरत चलती रहेगी। 2 साल हम लोगों को प्रयास करना पड़ा, लेकिन अब तो बहुत बढ़िया हो गई है और अब बहुत अच्छी सेट हो गई है, वो बढ़िया चलेगी। और उत्तर वाहिनी करने जरूर जाइए मंडला की। नर्मदा परिक्रमा से नर्मदा भक्त आपकी बात को सुनते हैं और मानते भी हैं, तो माँ नर्मदा की स्वच्छता के लिए भी आपका संदेश दीदी। भैया की स्वच्छता के लिए तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, क्या हम अपना घर गंदा करते हैं? क्या हम अपने घर में कोई चीज़ों को फेंक के चले जाते हैं? नहीं जाते। तो वो जिसकी हम पूजा करते हैं उसको ही हम गंदा करने का, या उसको ही हम अपने पुराने वस्त्र, जूते, चप्पल उसके पास छोड़ देने का हम कैसे सोच सकते हैं? तो मेरी आपसे एक यही विनती है कि आप स्नान करिए, पूजा पाठ करिए, लेकिन जो भी आपका सामान है सब उठा के पास में जो भी डस्टबिन है उसमें डालिए। कोई भी पॉलीथीन है या कोई भी चीज़ आप तट पे मत छोड़िए। आप करिए कोई पूजा पाठ, या आपको वस्त्र भी छोड़ना है तो छोड़िए, लेकिन उसको उठा के डस्टबिन में डालिए। ये अच्छी बात नहीं है कि हम माई के आंचल में सब हम उनको छोड़ के, उनके पास छोड़ के जा रहे हैं। ये गलत बात है। ये अगर हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, अगर नर्मदा खंड को आप अपना समझ रहे हैं, तो नर्मदा खंड की सफाई पर भी विशेष ध्यान दीजिए। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है, माई के आंचल को साफ रखिए, उन्हें गंदा मत करिए। अभी हम ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर में मातृ रक्षा सेवा संगठन एक ऐसा संगठन है जिन्होंने प्रतिदिन माँ नर्मदा टनों से कचरा निकाला है। वहीं की आरती आज दीदी द्वारा की जाएगी। शाम को 6 बजे आप मातृ रक्षा सेवा संगठन ब्रह्मपुरी घाट पर दीदी की आरती देखने के लिए सभी आमंत्रित है। दीदी का पुनः माँ नर्मदा के तट ओमकार नगरी में हम स्वागत करते हैं और इस जयकार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। नर्मदे।